वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था जहां पर ई इनसाइड दिया हुआ था ई नॉट अपॉन 2 और इसको कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद और क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, एक पानी की बूंद की त्रिज्या एक पानी की बूंद की त्रिज्या एक पानी की बूंद की त्रिज्या 1 mm है, मिलीमीटर है। एक पानी की बूंद की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है एवं द्रवण घनत्व ब्रैकेट में लिख देना, विद्युत द्रवण घनत्व जिसको बोलते हैं द्रवण घनत्व से मतलब एकांक आयतन का विद्युत द्रवण, उसको नाम क्या दे देते हैं, विद्युत द्रवण। P वेक्टर इक्वल टू 0.2 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो बूंद के पृष्ठ पर द्रवण की दिशा में बूंद के पृष्ठ पर द्रवण की दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। द्रवण की दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इधर देखिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखें। क्या कह रहा है कि एक पानी की बूंद की त्रिज्या है, वो कितनी दी हुई है, पानी की बूंद है, उसकी जो रेडियस है 1 mm दी हुई है। ये r इक्वल टू इसका केंद्र है और एक द्रवित गोले की तरह इसको हम मान रहे हैं। तो एक द्रवित गोले की दिशा में द्रवण, हम जैसे कि वहां पर एक द्रवित गोला ले रहे थे, उसको जेड डायरेक्शन में हम क्या मान रहे थे, द्रवित मान रहे थे। और उससे यहां पर हमें इस वाले पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, क्योंकि पृष्ठ पर कह रहा है। तो हमने बाहर भी निकाला था, पृष्ठ पर भी निकाला था, उसके अंदर भी निकाला था। तो एक द्रवित गोले है, द्रवित गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र आया था, द्रवित गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र आया था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में, वो कितना आ रहा था हमारा, पी आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 2 cos थीटा आर कैप प्लस पी आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और साइन थीटा कैप, इस तरह से आर कैप प्लस थीटा कैप के रूप में आ रहा था। अब यहाँ पर लेकिन हमें पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, पृष्ठ पर निकालना है। तो पृष्ठ के लिए अगर सीधा याद है तो आप उसको सीधा लगा सकते हो। पृष्ठ के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। एवं पहले इसको निकाल लेते हैं। पृष्ठ के लिए ई सरफेस के लिए p RQ से RQ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप प्लस p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा कैप, ये हो जाएगा। चूंकि द्रवण कौन सी दिशा में हो रहा था, जेड दिशा में द्रवण हो रहा था उसका, क्योंकि इधर कौन सा साइन था, प्लस इस तरह से, और नीचे कौन सा आ रहा था, माइनस आ रहा था। इस तरह से द्रवण हो रहा था उस गोले का, द्रवित गोले का। तो माइनस से प्लस की ओर क्या हो रहा था, उसका द्रवण हो रहा था P। तो द्रवण की दिशा में ये वाला एंगल हम मान रहे थे थीटा और ये मान रहे थे हम स्मॉल r इक्वल टू यहाँ पर कितना हो रहा था, कैपिटल R के बराबर। तो द्रवण की दिशा में विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसे लिखें, द्रवण की दिशा में तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसलिए ई सरफेस वेक्टर कितना आएगा, अभी तो फॉर्मूला ही निकाल रहे हो, तो कॉस थीटा का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 2p अपॉन कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप, और ये वाली टर्म साइन 0 की वजह से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सरफेस पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। अब यहां पर P कैपिटल P है, कितना दे रखा है आपको, 0.2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये P की वैल्यू, जहां P वेक्टर इक्वल टू 0.2 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस वैल्यू को डालते हुए इसका मात्रा हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को डालते हुए हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो करें इसको कंप्लीट पूरा, इसी तरह से लिख लो इसको, ऐसे लिख देना, गिवन है ये। तो विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। इसकी जो वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद 1.5 इंटू 10⁻10 मात्रक क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, ये आएगा। कैलकुलेशन कर लेना। कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। चित्र को भी बना लेना, पानी की बूंद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, देखें एनटीपी पर, एनटीपी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, प्राकृतिक ताप और दाब पर हीलियम गैस का परावैद्युतांक, हीलियम गैस का परावैद्युतांक, हीलियम गैस का परावैद्युतांक 4 जीरो है, 1.000074 है, 1.000074 है। हीलियम परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, हीलियम परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, हीलियम परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। और ये एनटीपी पर दिया हुआ है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, जो परावैद्युतांक है उसकी। हीलियम परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए जब हीलियम परमाणु पर 100 वोल्ट पर मीटर, जब हीलियम परमाणु पर 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र कार्यरत है, 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र कार्यरत है, 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र कार्यरत है। बताओ कोई तरीका इस क्वेश्चन को करने का। एनटीपी पर परावैद्युतांक दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण निकलवा रहा है, 100 वोल्ट पर मीटर का उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित है। ध्यान से देखना, स्मॉल पी निकालना है, तो
तो स्मॉल p है उसका कैपिटल P से रिलेशन क्या होता है? कैपिटल P इक्वल टू, यदि एक माना, ऐसे लिख लेते हैं, माना एकांक आयतन में, माना एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या, माना एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या है वो n है, तब विद्युत ध्रुवण यानी कि कैपिटल P हमारे पास कितना हो जाएगा? कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल p, कैपिटल N इंटू स्मॉल p, ये हो जाएगा। क्योंकि एकांक आयतन का एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है, तो एकांक आयतन का कितना हो जाएगा? उसमें परमाणु संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना। तो हमें स्मॉल p निकालना है, ध्यान रखना, हमें स्मॉल p निकालना है, तो कैपिटल P अपॉन n ये लिख देंगे। अब हमारे पास मेन काम है यहाँ पर n निकालना, और n क्या है? एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या। तो उसको कैसे निकालेंगे? एनटीपी पर आयतन कितना होता है? केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर जो कोई भी गैस होती है उसका आयतन जो होता है, क्योंकि एनटीपी पर हीलियम गैस का आयतन कितना होता है बता सकते हो? आयतन होता है 22.4 लीटर, पढ़ा होगा आपने। और अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करते हैं हम एसआई यूनिट्स के लिए, तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब कर देंगे इसको, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में हो गया? आयतन मीटर क्यूब में, ठीक है, एसआई यूनिट्स में हो गया। अब चूंकि जो मोल अवधारणा है वो क्या कहती है कि एनटीपी पर जितना आयतन होता है, यानी कि 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इतने आयतन में जो परमाणुओं की संख्या होती है, इतने आयतन में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। इतने परमाणु होते हैं कितने? इतने आयतन में। इसलिए इकाई आयतन में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? इकाई आयतन में परमाणु संख्या, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, इकाई या फिर लिख दो एकांक। एकांक आयतन में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 6n इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 में भाग दे देंगे 22.4 इंटू 10⁻³ का, 22.4 इंटू 10⁻³ का भाग दे देंगे। तो यहां से n की वैल्यू यहां पर निकल कर आ जाएगी, और उस n की वैल्यू को यहां पर रखकर हम किसका मान निकाल सकते हैं? स्मॉल p का। तो इसको तो डाल देना इक्वेशन जो भी आएगा 2, और यहां पर हमें अभी क्या निकालना है? कैपिटल P और निकालना है। कैपिटल P और चाहिए, तो कैपिटल P कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई, ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू काई की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन हमें दे रखी है एप्सिलॉन आर की। काई इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन आर -1 और ई वेक्टर, तीनों वैल्यू है हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट करोगे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू को पुट करोगे तो 0.00074 बचेगा ब्रैकेट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आपको दिया हुआ है इतना। सभी वैल्यू दी हुई है, तो यहां से पी वेक्टर भी आप निकाल सकते हो। उसको डाल देना इक्वेशन नंबर 3, और 2 और 3 से वैल्यू पुट करोगे समीकरण 1 में। तो ये दोनों वैल्यू चाहिए थी हमें, उसके लिए वो काम किया है हमने। करें पूरा कंप्लीट इसको। तो समीकरण 2, 3 इन दोनों को निकालकर जो स्मॉल p जो आएगा लास्ट में, स्मॉल p जो आ रहा है आपका, कैलकुलेट कर लेना इसको। 2.44 इंटू 10⁻⁻39 कूलम इंटू मीटर, कितना आएगा? स्मॉल p इक्वल टू 2.44 इंटू 10⁻⁻39 कूलम इंटू मीटर। कंप्लीट
कैलकुलेट कर लो इसको, कैलकुलेशन खुद करना है इसको, एन को निकालना है और कैपिटल पी को निकालकर समीकरण 1 में वैल्यू पुट करनी है, या पहले ऐसे कर लेना, इनको बिना सॉल्व किए हुए समीकरण 2 और 3 को उसमें डाल दो और पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि उसमें इजी रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ आंकिक मान जो होते हैं दूसरे से कट पिट जाते हैं, इसलिए इजी हो जाता है। पहले वैल्यू पुट कर दो, फिर वहां पर कैलकुलेशन कर लेना, लास्ट में एक ही बार करनी होगी। ठीक है, यहां तक हो गया ये। इसके बाद आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। आपकी जो यूनिट 4 है उसको डालें, यूनिट 4 जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। पहले हमने पूरी बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र पर बात कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र पर। तो जब तक चार्ज स्थिरावस्था में होता है, कब तक होता है? जब भी कोई चार्ज, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्थिरावस्था में होता है, तब वहां पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जैसे ही चार्ज गति करने लग जाता है, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करे या वो एक्सेलरेट करे, त्वरित करे, तो वहां पर कौन सा फील्ड भी होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होगा। जहां पर चार्ज पार्टिकल है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, साथ में वहां पर कौन सा क्षेत्र और हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर हमें बात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो गति कर रहा है, पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम लिखते हैं बी वेक्टर से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई वेक्टर से, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी वेक्टर से। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू बी वेलोसिटी से बी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होगा? क्यू वी क्रॉस बी। कितना होता है? वी क्रॉस बी ये होता है। और ए क्रॉस बी को यदि आप खोलते हो तो कितना आता है? क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, इस तरह से आता है। और यदि हम इस पे केवल परिमाण पर बात करें, एफ एम वेक्टर का परिमाण, तो वो कितना आएगा? केवल क्यू बी बी साइन थीटा, इतना हो जाएगा। जब हम इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं इस तरह से कि एफ एम वेक्टर का जो मोड है वो कितने के बराबर होगा? एफ एम के, और वो कितना आ रहा है? क्यू बी बी साइन थीटा। ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से देखो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें v वेलोसिटी से कोई भी चार्ज पार्टिकल गति करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये x मान लिया, ये y मान लिया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? v और b के बीच का एंगल है थीटा। यदि इसमें हम केस फर्स्ट करते हैं, केस फर्स्ट करते हैं हम इसमें, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इस पर डाल दी इक्वेशन नंबर 2, तो 2 इस पर डाल दो और 3 इस पर डाल दो। तो केस फर्स्ट करते हैं, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तब उस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? एफ एम इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तब थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब एफ एम वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 पर साइन 0 इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, जिससे कि एफ एम कितना काम करेगा उस पर? 0। मतलब अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कोई भी बल आरोपित नहीं होगा। केस सेकंड देखते हैं इसमें। केस सेकंड है इसमें, यदि आवेशित कण, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे, तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंबवत दिशा में गति करेगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने पर उस पर जो बल है, समीकरण कौन से निकालते हैं हम? यदि इससे निकालते हैं, समीकरण 3 से, केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं उसका,
एफ एम वो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यूबीबी, क्यूबीबी, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, और साइन थीटा, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही होती है, -1 से 1 में इंक्लूड होता है, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू है, तो एफ एम का जो ये मान आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा निकाल सकते हैं, एफ एम मैक्सिमम अपॉन क्यूबी, अपॉन क्यूबी, इस तरह से। यदि Q इक्वल टू 1 कूलम है और V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है, यानी कि एक कूलम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से यदि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वही कितने के बराबर होता है, लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। यानी एक कूलम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे, तब उस स्थिति में B ही कितने के बराबर हो जाएगा, एफ एम मैक्सिमम के बराबर, एफ एम मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। और इसका जो मात्रक होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मात्रक है, यूनिट जो होगी इसकी वो कितनी होगी, ऐसा ही यूनिट्स में हम देखें तो एमकेएस पद्धति में यदि हम देखें तो क्या होता है इसका मात्रक, टेस्ला लिखते हैं, टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, हिंदी में लिख सकते हैं इस तरह से, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिख लो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर आया कैसे, देखो ये फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी ए, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हो ई डॉट डी ए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, गाउस के नियम में लिखते थे इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पर ई आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में बी आता है, इस तरह से होता है। तो इसमें इसका मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, और ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आया वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यदि हम सीजीएस पद्धति में बात करें, सीजीएस पद्धति मेनली आपकी कौन सी में चलती है, केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना, वहां पर आप लेते हो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इनको लेते हैं। तो सीजीएस पद्धति में इसकी जो इसका मात्रक होगा, इसका होगा गाउस, क्या होगा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गाउस होगा, या फिर इसको हम लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर को मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर, मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर। और एक टेस्ला लिख लो, या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लो, गाउस लिख लो, या फिर मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर लिख लो। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गाउस होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने कि एक टेस्ला है उसमें कितने गाउस होते हैं, 10 की पावर 4 गाउस। तो इसमें यूनिट 4 है, उसमें देखें चुंबकीय क्षेत्र व पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग डालकर, ये तो आपने यूनिट का नाम डाल दिया, हेडिंग डालनी है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल हेडिंग डालो। लिखना, माना एक आवेश स्मॉल q, माना एक आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की उपस्थिति में स्मॉल v वेग से माना एक आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की उपस्थिति में स्मॉल v वेग से गति करता है, स्मॉल v वेग से गति करता है, तब इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, तब इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, समीकरण 1 2 3 तीनों को लिख लो और चित्र को बना लो साइड में। समीकरण 1 को लिख लो, 2 को लिख लो और 3 को लिख लो। उसके बाद केस फर्स्ट को लिखो, केस सेकंड को लिखो और नीचे तक लिख लो B इक्वल टू एफ एम मैक्सिमम, वहां तक कंप्लीट करो उसको, मात्रक नहीं लिखने हैं अभी।
आवेशित कण लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तो इसके लिए भी चित्र बना देना। मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स दिशा में मान लिया, और वाई दिशा में उसका आवेश का वेग है, जो क्यू है वो v वेग से इस दिशा में गति कर रहा है। 90 में है दोनों, वेग और मैग्नेटिक फील्ड। वेग और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत हैं। किस सेकंड में यहां तक लिखने के बाद लिखना, यदि बी एफ एम मैक्सिमम तक लिखने के बाद लिखना, यदि एक कूलाम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से, यदि एक कूलाम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक कूलाम का आवेश यदि 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है, तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ही, तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ही, तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। कि कितना फील्ड वहां पर वो अपने आप में अनुभव कर रहा है, तो वो कितने के बराबर होगा, जितना बल होगा उतना ही उस पर मैग्नेटिक फील्ड आरोपित होगा। यदि एक कूलाम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से वहां पर गतिशील है, तो तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। ठीक है, और इसके आगे जो चुंबकीय बल है, ये चुंबकीय बल उस पर लगेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेशित कण पर बल लगेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो चुंबकीय बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, तो उसकी जो दिशा है, चुंबकीय बल की जो दिशा है वो निकाली जाती है दाहिने हाथ की चपेट के नियम से। इसको बोलते हैं चपेट का नियम या हथेली का नियम। दाहिने हाथ के चपेट का नियम। ठीक है, इस तरह से सीधे हाथ से, किस तरह से, यदि आपकी ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो, ये प्लस आवेश की दिशा में हो, प्लस क्यू आवेश की दिशा में हो, तो आपकी हथेली बल की दिशा को निरूपित करेगी। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हमने उंगलियों को करा, आवेश की दिशा में हमने अंगूठे को करा, तो इस पर लगेगा जो बल हथेली की दिशा में है, यानी कि अंदर की ओर लगेगा, मतलब इस तरह से थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा वो आवेश, इस तरह से यहां पर है तो वो थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा। फिर आप इस तरह से करोगे आवेश को, आवेश की दिशा में अंगूठे को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में उंगलियों को, तो ये नीचे की ओर आ रहा है तो और नीचे, मतलब इसका जो पथ है इस तरह से कैसा हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा। तो ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पर जो उसका जो पथ होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वृत्तीय हो जाएगा। तो इस चीज को हम निरूपित किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि बी यहाँ पर है और उसका प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर है, बी वेग से गति कर रहा है, तो उसका जो पथ है इस तरह से होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से वृत्तीय पथ हो जाएगा उसका। तो लिखना है इसमें आगे चुंबकीय बल की दिशा, आगे लिखना है इसमें चुंबकीय बल की दिशा दाहिने हाथ के चपेट के नियम से ज्ञात की जाती है। बल की दिशा है, ध्यान रखना, या आपने इस नियम से भी ज्ञात की होगी, फ्लेमिंग के उल्टे हाथ के नियम से, लेकिन मैं इससे ज्ञात नहीं करवा था। सभी हम सीधे हाथ से काम करेंगे, उल्टे हाथ से काम ही नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों, देखो इससे भी आप कर सकते हो। सेम इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, इस तरह से रखना है इसको, ये वाला सिमिलर है, देखो इस तरह से, ये वाला और ये वाला सेम इस तरह से रखना है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आवेश की दिशा में, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो जो अंगूठा है आपके अंदर की ओर गति की दिशा में होगा, मतलब उस पर लगने वाले बल की दिशा में होगा अंगूठा, इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, ये आवेश की दिशा में, आवेश की गति की दिशा में।
तो जो उस पर बल लग रहा है वो अंगूठी की दिशा में लगता है। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मैं इसी से निकलवाता हूं, दोनों एक ही है नियम, इससे निकालो या फिर इससे निकालो हथेली वाले नियम से। तो मैं इसी से निकलवाऊंगा क्योंकि सीधे हाथ को चलाना थोड़ा इजी रहता है उल्टे हाथ से। तो इसके बाद लिखना, चुंबकीय बल की दिशा दाहिने हाथ के चपेट के नियम से ज्ञात की जा सकती है। दाहिने हाथ के चपेट के नियम ब्रैकेट में लिख देना, अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। दाहिने हाथ के चपेट के नियम और ब्रैकेट में लिख देना फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, दाहिने हाथ के चपेट के नियम से ज्ञात की जा सकती है। और इस चित्र को बना दो, इस चित्र को बनाओ। इस तरह से थोड़ा हाथ को बनाना अपने हिसाब से, ठीक है। इस चित्र को भी बना लेना, मतलब अंगूठा है वो किसकी दिशा में, ये दाहिना हाथ है, ध्यान रखना, दाहिना हाथ, राइट हैंड, जिससे आप खाना खाते हो, ठीक है, राइट हैंड है ये। इस तरह से रखा है आवेश की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो आपकी जो चपेट है, हथेली है, अगर आप किसी में थप्पड़ देते हो तो बल किधर से लगता है भाई, हथेली से ही लगेगा। तो हथेली कहाँ है, अंदर की ओर है, उधर बल लगेगा। आप इस इधर गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो उस पर कौन सा बल लगेगा, अंदर की ओर। तो इस तरह से उसका वृत्ति हो जाएगा, इसे बनाना। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हेडिंग डालकर उनको लिख देना। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक अपने हिसाब से अपना हाथ बना लेना, रख कर कॉपी पर, ठीक है, इस तरह से। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो ठीक है, इस तरह से हाथ रख कर बना लेना। सीधा हाथ रखना लेकिन, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हेडिंग डालो और उसमें लिख दो इसको, एसआई यूनिट्स में टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में गाउस या मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर। और एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गाउस होते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि एक वेबर पर मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 मैक्सवेल पर मीटर, सॉरी एक गलती हो गई है यहाँ पर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, तो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये, ठीक है। मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा सीजीएस पद्धति में। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो टेस्ला को, गाउस को लिख सकते हो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गाउस होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे
आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।